उस दिन गोरखपुर गांव में सिर्फ सन्नाटा नहीं था, एक अजीब सा बोझ था जो हर सांस के साथ भारी होता जा रहा था। उस शाम गोरखपुर गांव के बाहर का शमशान अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। शमशान के बीचों बीच एक चिता जल रही थी। आग की लपटें धीरे धीरे ऊपर उठ रही थीं, जैसे किसी की आखिरी सांसें हवा में घुल रही हों। चिता से उठता धुआं सीधे आसमान की तरफ जा रहा था और काले बादलों में खोता चला जा रहा था। थोड़ी दूरी पर कुछ लोग खड़े थे, बिल्कुल खामोश। उसी भीड़ के एक कोने में मेघा फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि सामने जल रही वो चिता उसके पिता की थी। मेघा के पिता एक पत्रकार थे। वे पिछले कुछ वर्षों से मेघा के साथ गोरखपुर में रह रहे थे। मेघा की मां के निधन के बाद मेघा अपने पिता का बहुत ख्याल रखती थी। उनके पेन, डायरी और कैमरा सब कुछ कहां रखा है, ये मेघा को अच्छी तरह पता होता था। अंतिम संस्कार हो चुका था। मेघा कुर्सी पर बैठी थी, बिना कुछ बोले, बस खोई हुई सी। ये वही घर था जहां कभी वो और उसके पिताजी साथ रहा करते थे। आज पिताजी नहीं थे और मेघा इस घर में पूरी तरह अकेली रह गई थी। पिता की मौत से ठीक एक दिन पहले मेघा को डरावने सपनों ने घेर लिया था, और उन सपनों में एक सपना ऐसा था। बेटा, तुम यहां कभी मत आना। ये मैंने गांव के भले के लिए किया है और तुम्हारे भले के लिए भी। और उसी पल मेघा की नींद चौंक कर रह जाती थी। उसे पूरा भरोसा था कि उसके पिता की मौत नेचुरल नहीं थी, क्योंकि जब वो आखिरी बार घर से बाहर निकले थे तो उन्होंने कहा था, मैं एक मुश्किल सफर पर जा रहा हूं, मेरे पीछे इस घर का ध्यान रखना। मेघा अपने पिता के कमरे में जाती है और उनकी चीजें देखने लगती है। तभी उसकी नजर अचानक एक डायरी पर पड़ती है, वही डायरी जिसे उसके पिता हमेशा अपने पास रखते थे। डायरी में कुछ लिखा हुआ था। मेघा ध्यान से पढ़ने लगती है। उसमें लिखा था, गोरखपुर के बाहर पहाड़ों में जो हवेली बसी है, वहीं एक दबा हुआ राज छिपा है। मेघा ये पढ़कर सोच में पड़ जाती है। हवेली, और वो भी पहाड़ों के बीच? मुझे वहां जाकर पता लगाना पड़ेगा। क्या पता पापा के साथ क्या हुआ था, उसका कोई संकेत ही मिल जाए। मेघा एक पल भी नहीं रुकती। कल का इंतजार किए बिना उसी वक्त निकल पड़ती है। मेघा अपने पिता की डायरी में लिखी बातों को याद करते हुए पहाड़ों के रास्तों से होते हुए हवेली की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में उसे एक पुराना घर दिखाई देता है, डरावना सा, वीरान। लेकिन वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा नजर आता है। मेघा उसके पास जाती है और पूछती है, गोरखपुर के बाहर जो हवेली है, वहां जाने का रास्ता यहीं से होकर जाता है ना? तभी वो बूढ़ा आदमी धीमी और भारी आवाज में कहता है, हाँ बेटा, लेकिन तुम वहां क्यों जाना चाहती हो? मेघा कुछ बोलती नहीं है, बस चुपचाप खड़ी रहती है। बूढ़ा आदमी फिर से कहता है, बेटा, वहां जाना ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूं। कुछ साल पहले मैं उस हवेली में चौकीदारी का काम करता था, लेकिन मेरे परिवार के साथ बहुत बुरा होने लगा। मेरे घर के एक एक सदस्य गायब होने लगे। तब से मैं उस हवेली से दूर इसी घर में रहने लगा। एक बात ध्यान से सुनना बेटा, उस हवेली में जो एक बार गया, वो कभी वापस नहीं आया। ये सुनते ही मेघा चौंक जाती है और फिर कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? जो सच है मैं वही बता रहा हूं बेटी। एक रहस्यमयी बात बताता हूं जो सिर्फ मुझे और उस हवेली के मालिक को पता थी।
हवेली के मालिक के बाद मैं ही उस हवेली में अपने परिवार के साथ रहने लगा था। वहां तांत्रिक रहते हैं। उन्होंने उस हवेली पर कब्जा कर रखा है। अभी कुछ दिन पहले इसी रास्ते से एक भला आदमी गुजरा था। वो हवेली के राज के बारे में जानना चाहता था। मैंने उसे भी समझाया था कि वहां मत जाना, लेकिन उसे गायब हुए लोगों का सच पता करना था। उसने मेरी एक न सुनी और हवेली की ओर चल पड़ा। उसके बाद पुलिस को उसकी लाश नदी के पास मिली। ये सब सुनते ही मेघा जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। बाबा, वो और कोई नहीं, मेरे पिताजी थे। और अब तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि किसने ये सब मेरे पिता के साथ किया। इतना कहकर मेघा उस रास्ते पर चल पड़ती है जो उसे हवेली की ओर ले जाता है। जैसे तैसे करके मेघा पहाड़ों के उस मुश्किल और सुनसान रास्ते को पार करती है। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन पिता की डायरी में लिखी सच्चाई जानने की जिद आखिरकार उसे उस हवेली तक ले ही आती है। हवेली एकदम वीरान थी, लेकिन इतनी खूबसूरत कि उसे देखते ही मेघा कुछ पल के लिए वहीं चिटक जाती है। नजरें हटाने का मन ही नहीं होता। मेघा धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ती है। मेघा के मन में उत्सुकता और भी गहरी हो जाती है। वो जानना चाहती है कि उसके पिता की मौत कैसे हुई और इस हवेली का वह कौन सा रहस्य है जिसने उसके पिता को यहां तक खींच लाया। इन्हीं सवालों और ख्यालों का तूफान मेघा के दिमाग में चलने लगता है। जैसे ही मेघा दरवाजे के पास पहुंचती है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर जो दृश्य वो देखती है, उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंदर का दृश्य बेहद भयावह था। फर्श पर इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। बीचों बीच खून से बना तांत्रिक चिन्ह था। उसके चारों ओर जली हुई मोमबत्तियां, खोपड़ियां और कंकाल रखे हुए थे। हिम्मत बटोरकर मेघा हवेली के अंदर कदम रखती है और वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है। सीढ़ियां चढ़ते हुए अचानक उसकी नजर खिड़की के बाहर जाती है और वो जो देखती है, वहां कुछ तांत्रिक मौजूद थे और उनमें से एक तांत्रिक किसी आदमी पर बेरहमी से शस्त्रों से वार कर रहा था। ये भयावह दृश्य देखकर मेघा सहम जाती है। तभी जंगल की ओर से एक और आदमी सामने आता है। उसकी वेशभूषा साधु जैसी थी। वो जोर से चिल्लाता है, रुक जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो? जैसे ही साधु की आवाज गूंजती है, उल्टे लटके आदमी पर वार कर रहा तांत्रिक एक पल में ही थम जाता है। चलो मेरे साथ, हमें एक बहुत महत्वपूर्ण काम करने जाना है। ये बात सुनते ही दोनों तांत्रिक उस साधु के पीछे चल पड़ते हैं। अच्छा, तो ये सब चलता है इस हवेली में। मैं भी आज पता लगा कर ही रहूंगी कि आखिर ये लोग गांव वालों के साथ क्या करते हैं। मेघा भी चुपके से उनका पीछा करने लगती है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि कोई चुपके से उनके पीछे आ रहा है। देर तक पीछा करने के बाद मेघा देखती है कि साधु और तांत्रिक जंगल के रास्ते गोरखपुर के बाहर के शमशान में पहुंच जाते हैं। देखकर मेघा सन्न रह जाती है। वे उसके पिता की राख को हाथों से बिखेर रहे थे, मानो उसमें कुछ तलाश रहे हों। जल्दी करो, समय निकल रहा है। एक रीढ़ की हड्डी ढूंढने में भी इतनी देर? ये सारी बातें मेघा एक पेड़ के पीछे छुपकर सुन रही थी और ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। मेघा बहुत ही समझदार और सूझबूझ वाली लड़की थी। आखिरकार वो एक पत्रकार की बेटी थी। रीढ़ की हड्डी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।
इनका जरूर मेरे पिताजी की मौत से कोई न कोई संबंध है। मेघा तुरंत अपना फोन निकालती है और जो कुछ उसने देखा सुना था सब पुलिस को बता देती है। कुछ ही पलों में पुलिस वहां पहुंच जाती है। अब कोई बहाना नहीं, एक एक करके सच बताओ। पत्रकार जी की चिता की राख के पास तुम क्या कर रहे थे? मेघा ने सब कुछ बता दिया है। अब मैं सच तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। तभी साधु हैरानी से भरकर बोल उठता है। मेघा, पत्रकार की बेटी का नाम यही है ना? हाँ, बिल्कुल सही बोला तुमने, और उसी ने मुझे फोन करके सब बता दिया है। साधु कुछ नहीं बोलता, बस जोर से हंसने लगता है। ये देखकर इंस्पेक्टर का गुस्सा भड़क उठता है। तुम्हें क्या मैं मजाक लग रहा हूं जो हंस रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, बोलूं तो भी शक और चुप रहूं तो सीधा दोषी। फिर बताइए मैं क्या करूं? मुझे बस सच चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, जिस मेघा की आप बात कर रहे हैं वो असल में मर चुकी है। ये सुनते ही पुलिस स्टेशन में लाइट हल्की सी झपकने लगी, दीवारें जैसे हिलने लगीं और उसी पल पूरे कमरे में एक गहरा सन्नाटा फैल गया। साधु कुछ भी नहीं बोला, लेकिन उसकी खामोशी में पुलिस अफसर के मन में कई सवाल एक साथ उठने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आखिर वो साधु पत्रकार की राख में से रीढ़ की हड्डी ही क्यों ढूंढ रहा था? ऐसा क्या था उस हड्डी में जो मौत के बाद भी किसी शक्ति को जगा सकता था? और अगर मेघा सच में मर चुकी थी तो हवेली में सब कुछ देखने वाली वो लड़की कौन थी? पुलिस को फोन किसने किया? अगर मेघा नहीं तो क्या किसी मरे हुए ने जिंदा लोगों से बात की? या फिर मेघा की मौत अब तक हुई ही नहीं थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पत्रकार की मौत एक बलि थी या किसी और को जिंदा रखने का तरीका? सच क्या है, ये जानने के लिए अगला भाग देखना ना भूलें।